Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our course of Artificial Intelligence. ये इस सेमेस्टर में अपने प्रीवियस नॉलेज से बिल्ड डाउन करते हुए इंशाल्लाह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो लफ्ज़ इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंट होना, इसका इहाता करना ज़रूरी है। नीचे आप देख रहे हैं स्लाइड्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो कुछ बेजान हैं, कुछ जानदार हैं। इनमें से इंटेलिजेंट कौन कौन है? तो पहले नंबर पे तो हज़रत इंसान आते हैं। ये एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं। दूसरे नंबर पे बिल्ली है, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रही है। ये दो स्पीशीज़ जो हैं ये इंटेलिजेंट स्पीशीज़ कहलाती हैं। इसकी रीज़न अभी चंद लम्हों में मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि इंटेलिजेंट बिहेवियर के जो एविडेंस हैं वो क्या क्या है, यानी वो एबिलिटीज़ जो इंटेलिजेंस का मज़हर हैं, जो इंटेलिजेंस की वजह बनती हैं, उनको हमें देखना होगा एक नज़र। देखिए आपके सामने इस स्लाइड में एक मैश है जिसमें एक माउस है और उसने चीज़ को ढूंढना है और डिफरेंट उसके रास्ते हैं। तो सिमिलर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट जो माइस होंगे वो डिफरेंट रास्ता इख्तियार करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि किसी पाथ को सर्च करना भी ये जहानत का मुतकाजी होता है, ये इंटेलिजेंस का मुतकाजी होता है। और मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको सर्च करेंगे और एक पाथ को सर्च करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। सो इससे ये हम नतीजा अखज़ करते हैं कि पाथ को सर्च करना जो है ये इंटेलिजेंस का तकाजा करता है और एक ही प्रॉब्लम को कई तरीक़ों से हल भी किया जा सकता है। फिर इससे हमें ये मालूम हुआ कि मसाइल को हल करने की जो सलाहियत है ये मज़हर है इंटेलिजेंस का, ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है इंटेलिजेंस को। इसी तरह आप इस स्लाइड में देखें कि हमारे पास दो से ज़्यादा ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें हमें नेक्स्ट नंबर को गेस करना है। तो नेक्स्ट नंबर को गेस करने के लिए आप देखें 1, 3, 7, 13, 21, ये एक सीरीज या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। इसमें हमने अगले नंबर को गेस करना है। उसके लिए हमें डेफिनेटली इस सीक्वेंस को पहले एनालाइज करना पड़ेगा और एनालाइज करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये सीक्वेंस बन कैसे रहा है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है तो फिर हम इससे अगला नंबर गेस कर सकेंगे। तो देखते हैं जी इसमें कैसे ये सीक्वेंस बन रहा है। तो पहले और दूसरे नंबर के दरमियान 2 का गैप है, दूसरे और तीसरे के दरमियान 4 का गैप है, यानी पहले में 2 ऐड करने से दूसरा नंबर मिलता है, दूसरे में 4 ऐड करने से तीसरा नंबर मिलता है, तीसरे में 6 ऐड करने से चौथा नंबर, चौथे में 8 ऐड करने से पांचवा नंबर, पांचवें में डेफिनेटली अब हम क्या ऐड करेंगे कि हमें छठा नंबर मिले। वो देखें आप, पहले दोनों के दरमियान 2 का गैप है, दूसरे के दरमियान 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। अब 2, 4, 6, 8 ये 2 का टेबल जो है ये चल रहा है इनके गैप्स में। तो इसका मतलब ये हुआ 2, 4, 6, 8 के बाद ला महाला अब 10 का गैप होगा, यानी 10 हम जमा करेंगे तो अगला नंबर आएगा। तो इससे हम 21 में 10 जमा करते हैं तो हमारे पास अगला नंबर 31 आ जाता है। तो आपने देखा कि सीक्वेंस को गेस करना भी एनालिसिस का तकाजा करता है और ये भी इंटेलिजेंस की डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप
इसी सीक्वेंस में अगला नंबर गैस कर रहे हैं, तो ये भी हमारी जहानत का एक मजहर है, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, जो सर्च करना था पाथ का, वो भी एक प्रॉब्लम थी। दोनों को सॉल्व करने की एबिलिटी जो है ये जहानत को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। इसके बगैर, जहानत के बगैर ये चीज़ें हम नहीं कर पाते। जहन इस्तेमाल किए बगैर हम इस नंबर को गैस ना कर पाते। तो हमें, जब तक हम एनालाइज नहीं करते प्रॉब्लम को, उस वक्त तक हम इसको सॉल्व ना कर पाते। तो यही चीज़ जो है ये इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो हम इसको समराइज करते हैं कि अभी हमने ये दो मिसालें जो दी हैं, इससे हमें इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी एबिलिटी सामने आई। नंबर 1, मसाइल को हल करने की सलाहियत, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है इंटेलिजेंस की। नंबर 2, कोई मंसूबा तैयार करना या कोई स्केड्यूल बनाना, इसकी सलाहियत, ये भी इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। आप कोई प्लान बनाते हैं या किसी चीज़ की स्केड्यूलिंग करते हैं, तो वो बगैर जहानत के नहीं हो सकती। तो ये सलाहियत जो है प्लानिंग की और स्केड्यूलिंग की, ये भी इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसी तरह से सबक याद करना या मुख्तलिफ चीज़ों को याद रखना, अपनी याददाश्त में उनको ज़ख़ीरा करना और किसी भी प्रोसेस की मालूमात को अपने पास जमा करना, ये भी इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। कैसे? मिसाल के तौर पे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये एलसीएम निकालने का एक फार्मूला है, एक तरीका है। इसको मेमोराइज करना और सीखना, ये एबिलिटी भी इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसी तरह से जो लेबॉर्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तैयारी, इसका तरीक़ेकार सीखना और इसको याद रखना, इसकी सलाहियत, ये भी इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसके अलावा और भी मिसालें दी जा सकती हैं। फिर देखते हैं जी, ये आ गया जी, एबिलिटी टू आंसर फजी क्वेश्चंस विद अनसर्टेनिटी। कौन से क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताता हूं कि ऐसे सवालात जिनका जवाब दो टोक ना हो, क्लियर कट ना हो। दो टोक से मुराद ये है कि 2 पॉसिबल आंसर्स ना हो उसके। मिसाल के तौर पे, क्या दरवाजा खुला है या बंद है, तो इसके तो 2 टोक आंसर है कि ओपन या क्लोज। क्या बल्ब चल रहा है या नहीं चल रहा, ऑन है या ऑफ है, इसका भी 2 टोक आंसर है। ये दोनों सवाल जो हैं ये बूलियन लॉजिक से हैं, ये बूलियन क्वेश्चंस हैं। इनके जवाब जो होंगे वो 2 ही होंगे और दोनों कम्प्लीमेंट्री होंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल हमारी आम जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनके 2 टोक जवाब मुमकिन नहीं होते, जिनके क्लियर कट आंसर्स मुमकिन नहीं होते। उनमें हमें अनसर्टेनिटी का आंसर जो है वो मिक्स करना पड़ता है। जैसे कपड़ों की मैल, कि किसी के कपड़े कितने मैले हैं, इसका जवाब जो है वो फजी होगा, इसका जवाब, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। हम 1 से लेकर 10 तक इसको रैंक कर सकेंगे, या हम इसको परसेंटेज स्केल पर रैंक करेंगे, इतने परसेंट मैले हैं। इसी तरह से कोई शख्स कितना खुश है, हाउ हैप्पी समवन इज, तो ये भी हैप्पीनेस जो है इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसका आंसर भी फजी क्वेश्चन, ये फजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी फजी होगा। इसको भी हम किसी ना किसी स्केल से मेजर करके बताएंगे और उसमें डेफिनेटली अनसर्टेनिटी होगी और केस टू केस ये चीज़ वेरी करेगी। लेकिन फिर भी इस तरह के अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस को आंसर करने की सलाहियत भी ये जहानत का मजहर है और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। फिर है सीखने की सलाहियत। सीखने की सलाहियत जो है ये एक कमाल की सलाहियत है और ये सलाहियत डिमॉन्स्ट्रेशन है इंटेलिजेंस की। हम अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक सीखते ही रहते हैं और नित नई चीज़ें, कुछ फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ नुकसानदेह भी होती हैं। वी लर्न एंड वी कीप ऑन लर्निंग। कोई कितना भी कुंद जहन क्यों ना हो,
लेकिन somehow one way or the other he or she keeps on learning। तो लर्निंग क्या है? नई से नई चीज़ें सीखना। तो इसमें जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, इसमें खेल भी हो सकती है, इसमें गारदारी की चीज़ें भी हो सकती हैं, इसमें कोई आर्ट भी हो सकती है। तो सीखने की सलाहियत जो है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन है इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट है रिकग्निशन की सलाहियत, रिकग्नाइज करना। जैसे हम तस्वीरों को रिकग्नाइज करते हैं, इमेज रिकग्निशन है, पैटर्न रिकग्निशन है, बायोमेट्रिक में हम अंगूठे की शनाख्त कर लेते हैं, या किसी का चेहरा शनाख्त कर लेते हैं, या किसी मंजर को शनाख्त कर लेते हैं, या हम किसी चीज़ को शनाख्त कर लेते हैं। ये शनाख्त करने की जो सलाहियत है, ये भी हमारी जहानत की डिमॉन्स्ट्रेशन है। कैसे? हमें पता है रिकग्निशन जो है, इसके पीछे कौन सी सेंस है। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस जो है वो गिफ्ट की हैं, जिसमें से जो देखने की सलाहियत है उसका ज़्यादा इस्तेमाल रिकग्निशन में होता है। इंसान अपनी आँखों से देखता है और वो जो दिमाग को ट्रांसमिट होता है उसका मैसेज कि आँखों ने क्या देखा, वो दिमाग को ट्रांसमिट होता है, और ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जब वो ट्रांसमिशन हो जाती है तो फिर ब्रेन का वो पार्ट जहाँ ये मैसेज गया है वो उसको इंटरप्रेट करके रिकग्निशन को मुकम्मल कर लेता है। तो ये सलाहियत भी जो है ये ज़हानत का तकाज़ा है, ये ज़हानत का मज़हर है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है हमारी इंटेलिजेंस की। फिर है अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, सूझ सियान, ज्ञान। ये क्या चीज़ है? समझ बूझ, सूझ सियान, ज्ञान, ये सब हमारी ज़हानत के मज़ाहिर हैं। ये एक ही सलाहियत के मुख्तलिफ ज़बानों में नाम है। सूझ या समझ, ये ज़हानत का मज़हर है। इससे हमें मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने और उनको अपनी ज़िंदगी में आसानी से शामिल करने का मौका मिलता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी मुसावात आपके सामने रख दी जाए जो आपने पहले ना देखी हो, और फिर आपको वो मुसावात कोई उस्ताद एक्सप्लेन करे, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके दिमाग में इस तरह से उतर जाए कि आपको वो मुसावात जैसे पहले से हलशुदा थी वो वैसे ही आ जाए, तो इसका मतलब है आपने उस चीज़ को समझ लिया है। ये अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा ये तो है एक एजुकेशनल बात मैंने आपको की। इसी तरह से सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। मैंने आपको पहले भी मीटिंग में भी बताया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ये सिचुएशनल भी होती है। मिसाल के तौर पे कहीं कोई कैलेमिटी हो जाती है, सैलाब आ जाता है, या फ़र्ज़ करें ज़लज़ला आ जाता है, तो कितनी जल्दी आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके करते हैं। इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो पाती है। और जब आप अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, तो उसके बाद फिर आगे उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसका फैसला होता है कि अब आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे कहीं आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में, तो उसको आप जल्दी से जल्दी जब समझ लेंगे तो फिर आप उसका उसका जो है फैसला भी कर पाएंगे कि अब मैंने क्या करना है, यहाँ से कैसे मैंने निकलना है, या कैसे मैंने अपनी जान बचानी है। बहरहाल ये एबिलिटी भी हमारी जहानत की ही एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। उसके बाद है परसेप्शन की हमारी एबिलिटी। हम परसीव कैसे करते हैं, इदराक कैसे करते हैं हम हमारी फ़हम की जो सलाहियत है वो भी हमारी ज़हानत का मज़हर है। हमारा इदराक की क़ुव्वत जो है, हमें इदराक कैसे होता है। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हीट बहुत बढ़ जाती है, तो इस सिचुएशन का हमारी बॉडी जो है वो इदराक करती है, और उसके बाद ही वो उसका रिएक्शन जो है वो ज़ाहिर करती है। इसी तरह से आपने देखा होगा आम ज़िंदगी में भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो सरकमस्टांसेस को देख के उसको परसीव करके बाज़ बातें हमें ऐसी बता दिया करते थे जो बाद में सच साबित हुआ करती थी। ये सब क्या था? ये सब परसेप्शन ही तो थी उनकी। ये उनकी कुफ़्ते मुदरका थी। वो ज़हानत की ही एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। वो देख के बता देते थे कि आज ये
सूरत हाल है, तो इससे जो है आज बारिश के चांसेस हैं या आज तूफ़ान आने के चांसेस हैं, या इससे भी बढ़ के किसी न किसी लड़के की या किसी न किसी शख्स की हरकत व सकनात को देख के वो बता दिया करते थे कि ये बाद में कोई ना कोई मसाइल पैदा करेगा। तो ये परसेप्शन थी। ये भी हमारी समझें कि एक इंटेलिजेंस की ही डेमोंस्ट्रेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी एबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम अपनी इंटेलिजेंस की डेमोंस्ट्रेशन में शुमार कर सकते हैं। तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग और स्केजुलिंग करना, मेमोराइज करना और प्रोसेस इंफॉर्मेशन को समझना, फजी क्वेश्चंस यानी अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस को आंसर करना, और लर्निंग की एबिलिटी, रिकग्निशन की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी, परसेप्शन की एबिलिटी, ये सब इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि क्या सिर्फ जानवर और इंसान जो हैं वही ये सलाहियतें रखते हैं, इसके अलावा किसी और के पास इसकी ये सलाहियत नहीं हो सकती? तो इसमें कुछ सवालात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो शुरू में मैंने स्लाइड में आपको माउस को रास्ता ढूंढने का एक प्रॉब्लम हमने पेश किया था, यानी एक मैश था और उसमें से पाथ हमने फाइंड करना था, क्या ये काम मशीन नहीं कर सकती? क्या ये काम कंप्यूटर या कोई मशीन नहीं कर सकती? क्या यही जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा सीक्वेंस में अगले नंबर को गेस करना, ये कोई मशीन नहीं कर सकती? क्या मशीन प्लान डेवलप नहीं कर सकती? क्या मशीन जो है वो तशखीस करके दवाइयाँ प्रेस्क्राइब नहीं कर सकती डॉक्टर की जगह? और इसी तरह की एम्बिग्विटी वाले, अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं, क्या उनका जवाब कोई मशीन दे सकती है? क्या हमारे फिंगरप्रिंट्स को कोई मशीन रिकग्नाइज कर सकती है? क्या मशीन में अंडरस्टैंडिंग आ सकती है? क्या मशीन में परसेप्शन आ सकती है? तो इन सारे सवालात को एक बार देखिए आप। क्या मशीन हमारे लिए मैश का जो पाथ है वो फाइंड कर सकती है? क्या मशीन हमारे लिए अगले जो नंबर है उस सीक्वेंस में वो फाइंड कर सकती है? क्या मशीन हमारे लिए प्लान बना सकती है? क्या मशीन एक डॉक्टर की तरह ही तशखीस करके दवाइयाँ दे सकती है? क्या ये अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मशीन आंसर कर सकती है? क्या हमारे फिंगरप्रिंट्स को मशीन रिकग्नाइज कर सकती है? क्या अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत मशीन में भी हो सकती है? और क्या परसेप्शन की सलाहियत मशीन में भी हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि आज की दुनिया में आप देख रहे हैं कि इनमें से अक्सर काम जो है वो कंप्यूटर या मशीन कर रही है। आप मोबाइल की सिम लेने जाते हैं या नादरा ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्कैन हो रहे हैं। इसके अलावा कॉलेजेस में फिंगरप्रिंट्स पे हाज़िरी हो रही है। इसके अलावा हमारी वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो फज़ी लॉजिक पे बेस हैं। आजकल हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं वो फज़ी लॉजिक पे बेस हैं। आजकल हमारे माइक्रोवेव ओवन हैं। इसके अलावा हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो भी इसी तरह की फज़ी लॉजिक पे बेस हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं इनमें से जो इंटेलिजेंस के ही ज़ुमरे में आते हैं, वो आजकल मशीनें कर रही हैं। तो इसका अल्टीमेट जो मिशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ये है कि क्या मशीन इंसान की तरह बिहेव कर सकती है? जैसे इंसान बिहेव करता है अपनी जहानत के बलबूते पर, तो क्या मशीन इस तरह बिहेव कर सकती है? यानी मशीन अगर ह्यूमन की तरह बिहेव करे तो उसको ह्यूमनाइड कहा जाएगा। तो इस पे रिसर्च चल रही है आज। तो इस ह्यूमनाइड की जो दौड़ है, इसमें मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपना अपना जो नुक्ता नज़र है वो पेश किया है। जैसे बेलमैन ने 1978 में ये लिखा था कि द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग, एक्टिविटीज सच एज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको ऑटोमेट करना ही तो मिशन था। ये 1978 की बात है। ये उस वक्त मिशन था लोगों का कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन थिंकिंग वगैरह को ऑटोमेट करें, इसको मशीन के ज़रिए कर पाएँ। फिर
हॉगलैंड ने कहा था कि द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर्स थिंक मशीन्स विद माइंड्स इन द फुल एंड लिटरल सेंस। बिल्कुल सचमुच में ऐसी मशीन्स जिनके पास ब्रेन हो, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेराज उन दिनों। इसी तरह से विंस्टन ने कहा था द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन दैट मेक इट पॉसिबल टू परसीव रीजन एंड एक्ट। जैसे इंसान इदराक करता है, फिर उसके ऊपर रीजनिंग करता है, उसके ऊपर तूतकार या उसके ऊपर वो अपने सवाल जो है वो पेश करता है और फिर उस पर फैसला करके वो अमल करता है। तो ये तीनों चीजें करने के लिए जो है क्यों ना एक हम कंप्यूटर को तैयार करें। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो चरनायक और मैकडर्मिट ने डिफाइन किया, उन्होंने कहा द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इंसानी जहन की जितने भी शोबा जात हैं उनकी स्टडी खास कंप्यूटेशनल मॉडल्स को सामने रखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी तरह से कुर्जवेल ने 1990 में ये कहा था द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस व्हेन परफॉर्म्ड बाय पीपल। यानी तकरीबन वही बात है कि जब लोग वो काम करें जहन को या जहानत को इस्तेमाल में लाकर, वही फंक्शंस अगर कंप्यूटर परफॉर्म करेगा तो इसकी जो आर्ट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। शेलकॉफ ने क्या कहा था, अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट सीक्स टू एक्सप्लेन एंड एमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेस। कि इंसानी जहानत का ये जो रवैये हैं उनकी नकल करना और उनकी वजाहत करना, ये उसका मुतालिया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम करते हैं। इसी तरह से एक और हमारे जो रिसर्चर हैं स्टबलफील्ड और ल्यूगर, इनका कहना है द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। ये भी पिछली तारीफ से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है कि ये हमारे जो जो जहानत के रवैये हैं उनकी ऑटोमेशन का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह से रिच एंड नाइट की डेफिनेशन है द स्टडी of how to make computers do things which at the moment people do better। ये बड़ी एक समझे आपके ऐसी डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मानी खेज हैं। कैसे कि इसमें कंप्यूटर्स को वो काम करवाना जो इस वक्त सरे दस्त इंसान कर रहा है, बेहतर जो इंसान बेहतर कर रहा है मशीन से, वो काम कंप्यूटर से करवाना। अब इसमें देखें बड़ा सिंपलिसिटी भी है और मानी खेजियत भी है इसमें। कैसे कि बहुत सारे काम हमें पता है कि कंप्यूटर हमसे बेहतर करता है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो इंसान कंप्यूटर से बेहतर कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी चीज़ की स्टडी है कि हम कंप्यूटर से वो काम करवाएं जो इंसान कंप्यूटर से बेहतर कर पा रहा है इस वक्त। तो इस वक्त जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें टर्म इस्तेमाल हुई है, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट जो है ये वो टाइम लाइन का सफ़र है जो शायद कभी कंप्यूटर्स आकर इसको सरपास कर पाएंगे और कंप्यूटर इससे आगे निकल जाएंगे, और एट द मोमेंट वाली बात जो है ये फिर इस डेफिनेशन में से ख़त्म हो जाएगी और हम कहेंगे कि अब कंप्यूटर भी वो काम कर रहा है जो इंसान उससे कभी बेहतर किया करता था। बहरहाल इसका लुबे लुबाब यही है कि कंप्यूटर को वही काम करवाना जो इंसान अपनी जहानत के बलबूते पर बेहतर कर रहा है, उसको ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। अब इसका टाइमलाइन पे थोड़ा सफ़र देख लेते हैं कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें किस किस तरह से रिसर्चेस हुई और अब क्या हो रहा है और किस किस डेकेड में क्या क्या हुआ और किस तरह से पैराडाइम शिफ्ट हुआ। मिसाल के तौर पे हम देखें कि सबसे पहला काम तो 1943 में शुरू हुआ था। उसके बाद जो 50s का अशरा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम प्रॉपर सामने आया और लिस्प लैंग्वेज को जो है वो डेवलप किया गया। इससे लोगों को ये इदराक हुआ कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की अप्रोचेस डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसके बाद जो 60s का हमारा 60s और 70s का हमारे दो अशरे थे, इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों को अबूर किया और इसमें भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ। एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात की गई और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाए गए
जो एक्सपर्ट्स की तरह काम करते थे और मुख्तलिफ जो शोबाजात के एक्सपर्ट्स थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और इस तरह एजुकेशनिस्ट्स हैं, उनके जो मॉडल्स हैं वो तैयार किए गए और एक पूरा यानी पैराडाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ पे भी शिफ्ट किया। फिर हमारा इनक्रेडिबल 80s का जो अशरा है वो आया। इसको इनक्रेडिबल 80s इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी ईजादात ऐसी हुई हैं जिनसे इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो ये कंप्यूटर साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें क्या पैराडाइम शिफ्ट आया? इसमें ये शिफ्ट आया कि इसमें इंसानी जो ज़हन है, इंसानी ब्रेन का जो यूनिट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, न्यूरॉन, ह्यूमन न्यूरॉन, उसका आर्टिफिशियल मॉडल बनाया गया, जिसे परसेप्ट्रॉन का नाम दिया गया और फिर उससे पूरे नेटवर्क्स बनाए गए और उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहा गया, ANN। और उन ANN के बनने से ऐसी मशीनें सामने आईं जिनमें लर्निंग की कैपेसिटी जो है वो किसी हद तक वो बनाई गई और वो मशीनें जो हैं अपने दिए गए डाटा से लर्न भी करती थी और उस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह पोज किए जाते थे वो उससे लर्न करती थी। तो 80s में बहुत मेजर जो है वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डोमेन है इसमें हुआ और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई और इस वक्त भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो काम बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आखिर में हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आज हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ लिया है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और उससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह और डिफरेंट टेक्निक्स आपके सामने रखी जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पस मंज़र में, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या टेक्निक्स जो हैं वो अपना सकते हैं। फिर इंशाल्लाह जेनेटिक एल्गोरिदम्स पे बात होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जेनेटिक्स जो हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की, इसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे हमारा DNA है, म्यूटेशन है, इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर है और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है उसका आपको एक बार तारुफ करवा के और उस पर बेस्ड जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे और उनसे आप देखेंगे कि वो कैसे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं। फिर हम इस कोर्स के अगले हिस्से की जानब बढ़ेंगे जिसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग की बात की जाएगी। वो टेक्निक्स और टूल्स जिससे नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाता है और रीजनिंग कैसे की जाती है उस पर वो आपको सिखाए जाएंगे। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स में थोड़ी बहुत पढ़ रखी होंगी। बहरहाल अपने प्रीवियस नॉलेज पे भी आप भरोसा कर सकते हैं और इसमें आपको वो रिवाइज भी करवाया जाएगा और नई चीज़ें भी इसमें सिखाई जाएंगी। फिर हम इंशाल्लाह एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात करेंगे जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होंगे और दूसरी चीज़ें होंगी कि एक्सपर्ट सिस्टम्स कैसे बने और ये सारा कैसे सामने आया। उसके बाद अनसर्टेनिटी या फजी लॉजिक, ये इस कोर्स का अगला हिस्सा होगा जिसमें हम ऐसे सवालात जिसके अंदर गैर यकीनियत का आंसर होता है, जिसका दो टोक जवाब मुमकिन नहीं होता, हर वो सवाल जिसमें गैर यकीनियत आ सकती है वो अनसर्टेनिटी के ज़ुमरे में आता है या फजी लॉजिक के ज़ुमरे में आता है। ये भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिर एक बड़ा रिच टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे से जिसे लर्निंग कहा जाता है, इसमें मशीन लर्निंग की जो है वो ज़्यादा बात होगी। ये कैसे होती है, तो क्या हम किसी मशीन को जो है इस काबिल बना सकते हैं कि वो लर्निंग कर सके, वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल करते हुए किसी मशीन को लर्निंग पर मजबूर कर सकते हैं। फिर इसी तरह से प्लानिंग होगी कि प्लानिंग कैसे होती है, प्लान कैसे बनता है और प्लान के कितने हिस्से होते हैं और एक मशीन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए प्लान कैसे करती है। फिर इसके कुछ एडवांस टॉपिक्स होंगे एंड पे और हम इंशाल्लाह आखिरी हिस्से में इस कोर्स को कंक्लूड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा और आपने इसका तारुफ पढ़ लिया होगा कि मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है और कुछ मिसालों से और कुछ रीज़निंग से मैंने इसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे बढ़ेगा हम इसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे और हमारा मुद्दा यही होगा कि इस कोर्स को
पढ़ के आप लोगों को जो मॉडर्न रिसर्च हो रही है इस वक्त आप याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है और ये बड़ा पॉपुलर रिसर्च एरिया है। और हमारी जो साइंस है और जो नेचुरल साइंसेज हैं और हमारी जो दूसरी डिफेंस इंडस्ट्री है, हमारी हमारी तिब का शोबा है, हमारा स्ट्रेटेजिक शोबा है, स्पेस रिसर्च का शोबा है, हमारा वेदर फोरकास्टिंग का शोबा है, जिस शोबे की भी आप बात कर लें, हमारे कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, जिस शोबे की भी बात कर लें, हर शोबे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सहारा दिया है और वो इस पे रिलाई कर रहा है। तो लिहाजा वन ऑफ द पॉपुलर ये सब्जेक्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह इसको जो है सेमेस्टर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह।